हाय एवरीवन। इस फुल कोर्स की सीरीज में आज हम लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र पढ़ेंगे। राजनीति सिद्धांत की जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो हमने कंप्लीट कर ली है। ये सेकंड यूनिट चल रही है और इसमें भी हमने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जो प्लेलिस्ट पे जा कर के ये सारे वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए। तो अभी हम देखेंगे लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। विशेषाधिकार लोकतंत्र का विरोधी है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलते हैं, तो विशेषाधिकार लोकतंत्र का विरोधी है। और लोकतंत्र का विलोम अधिनायक तंत्र है, यानी लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अधिनायक तंत्र को सर्वाधिकार या फांसीवाद भी कहते हैं। लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है। लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि राज्य सर्वोपरि नहीं होता है। अधिनायक तंत्र में राज्य सर्वोपरि होता है, राज्य से परे कुछ भी नहीं होता है और इसको सर्वशक्तिमान संस्था के रूप में देखा जाता है। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था और 18वीं शताब्दी में 2 क्रांतियाँ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ। ये 2 क्रांतियाँ कौन सी थी? फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। संवैधानिक, अभी 18वीं शताब्दी में जब निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया तो संवैधानिक शासन की शुरुआत हुई और इसीलिए क्योंकि 18वीं शताब्दी में संवैधानिक शासन की शुरुआत हुई, इसीलिए 18वीं शताब्दी को संवैधानिक शासन की शताब्दी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी को संवैधानिक शासन की शताब्दी कहा जाता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में जो है संवैधानिक शासन की शुरुआत हुई और राजतंत्र का अंत हो गया। 19वीं सदी में व्यक्तिवादी लोकतंत्र, क्लासिकी लोकतंत्र का जन्म होता है। व्यक्तिवादी लोकतंत्र को ही हम क्लासिकी लोकतंत्र बोलते हैं और इसका जन्म कब होता है? 19वीं सदी में होता है और ये किसके? उदारवाद की देन है। जो व्यक्तिवादी लोकतंत्र या क्लासिकी लोकतंत्र है, ये उदारवाद की देन है और इसका जन्म 19वीं सदी में हुआ है। आगे 20वीं शताब्दी में विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र आया। विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र क्लासिकी लोकतंत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप आया और इसने क्या किया? क्लासिकी लोकतंत्र की आलोचना की और उसके बाद जो है 20वीं सदी में ही बहुलवादी लोकतंत्र आया। बहुलवादी लोकतंत्र ने जो क्या किया? विशिष्ट वर्ग और लोकतंत्र के जो विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र एवं क्लासिकी लोकतंत्र है, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया। तो अभी ये आगे हमारा क्लासिकी लोकतंत्र आ गया, जिसको कि व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। ये 19वीं शताब्दी में आया था। इसे परंपरावादी व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है और क्या है? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका एवं पश्चिमी देशों के आंदोलन का परिणाम है। जो इन देशों में ये आंदोलन हुए थे, ये इन आंदोलनों का परिणाम है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। इसमें क्लासिकी लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है एवं राज्य के कार्यों को सीमित कर देता है। ये राज्य के कार्य अगर सीमित कर दिए तो सीमित कार्यों में सिर्फ सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय आता है। तो क्लासिकी लोकतंत्र जो है राज्य के कार्यों को इन्हीं आवश्यक कार्य यानी कि 3 कार्यों तक सीमित कर देता है। अमेरिकी संविधान उदारवादी लोकतंत्र के घोषणा पत्र के रूप में उभर कर आया। जो ये अमेरिकी संविधान है, ये उदारवादी लोकतंत्र का जो घोषणा पत्र था, इसके रूप में उभर कर आया। एडम स्मिथ ने जो है आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक नीति का समर्थन किया। जो एडम स्मिथ महोदय हैं, जो एक राजनीतिक विचारक हैं आर्थिक क्षेत्र में, इन्होंने क्या किया? राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। राज्य का हस्तक्षेप नीति का समर्थन किया है कि राज्य जो है सिर्फ अपने सीमित कार्यों तक ही रहे, जो राजनीतिक, आर्थिक इन क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करे। तो जो एडम स्मिथ हैं, इन्होंने राज्य के अहस्तक नीति का
अहस्तक्षेप नीति का समर्थन किया है। और लॉक पहले विचारक थे जिसने सत्ता या सरकार के जन सहमति का परिणाम माना है। लॉक ने सत्ता या सरकार को जन सहमति का परिणाम माना है। और जॉन लॉक ने प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार, संसदीय सरकार, विधि का शासन, प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन किया है। जो मॉन्टेस्क्यू थे, ये इनकी बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति के पृथक्करण का प्रतिपादन किया। जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है। और यही सिद्धांत अमेरिकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधार बनता है। रूसो ने लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबकी इच्छा ही, सामान्य इच्छा ही सर्वोपरि है। उसमें रूसो कहते हैं कि सभी मिलकर के अपनी शक्तियों को समाज को देंगे और सभी उन शक्तियों का, उन पावर का प्रयोग भी करेंगे। तो ये रूसो की सामान्य इच्छा है। बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक माना जाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक इनको बेंथम को ही माना जाता है। बेंथम ने कहा प्रतिनिधि लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि इन्होंने जो है मिल की तरह गुणित या भारित मतदान का समर्थन नहीं किया है। इन्होंने एक व्यक्ति और एक वोट का ही समर्थन किया है। बेंथम कहते हैं लोकतंत्र वयस्क मताधिकार एवं गुप्त मतदान पर आधारित और बहुमत के शासन पर चलता है। बेंथम का कहना है कि लोकतंत्र वयस्क मताधिकार एवं गुप्त मतदान पर आधारित और बहुमत के शासन पर चलता है। बेंथम ने केवल शिक्षितों को ही मताधिकार प्रदान किया है। बेंथम ने महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा है। महिलाओं को जो है बेंथम ने मताधिकार से वंचित किया है, जबकि महिलाओं के मताधिकार के सबसे पहले समर्थक कौन माने जाते हैं? मिल माने जाते हैं। बेंथम के शिष्य बेंथम ने इंग्लैंड की जो संसद का कार्यकाल था उसे 1 वर्ष करना चाहते थे, ताकि सांसद जनता के बीच रहें और सांसदों को जनता के बीच आना पड़े जल्दी जल्दी। और इंग्लैंड की लॉर्ड सभा के विरोधी थे, क्योंकि लॉर्ड सभा वंशानुगत पर आधारित थी। वो इंग्लैंड की लॉर्ड सभा के विरोधी थे, क्योंकि वहाँ पर जो एक बार उस लॉर्ड सभा में आ जाता था तो उसके ही फैमिली मेम्बर जो है आते रहते। वंशानुगत शासन प्रणाली पर ये था, लॉर्ड सभा थी। तो ये लॉर्ड सभा का भी विरोध करते हैं। बेंथम के शिष्य जो जेम्स मिल ने गुणात्मक या नैतिक बल पर बल दिया, जो नैतिक पहलू पर बल दिया। अनुपातिक प्रणाली का प्रतिपादन किया इन्होंने। और जेम्स मिल ने महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किया है और गुणित व भारित मतदान का भी समर्थन किया है। गुणित और भारित मतदान मतलब इन्होंने कहा था कि जो जितना पढ़ा लिखा हो उसके उतने ही ज़्यादा वोट हो, तो इसे गुणित और भारित मतदान कहा जाता है। तो गुणित और भारित मतदान का समर्थन किया है। महिलाओं के मताधिकार का भी समर्थन किया है। और इन्होंने पढ़ा लिखा शिक्षित उन्हीं को माना है जो कि लिखना और पढ़ना जानते हो, उन्हीं को शिक्षित माना है इन्होंने। मिल का कहना है कि लोकतंत्र वहीं सफल होता है जहाँ के लोग ईमानदार व कर्तव्यपरायण होते हैं। मिल कहते हैं कि अपनी सरकार चाहे जैसी हो वो सभी को अच्छी ही लगती है। आगे मिल कहते हैं एक अच्छा लोकतंत्र वह होता है जहाँ सभी लोग भाग लें, लेकिन समाज के सभी लोग बुद्धिमान, शिक्षित, ईमानदार एवं चरित्रवान नहीं होते, इसीलिए लोकतंत्र संभव नहीं होता है। मिल उन्हीं लोगों को मत का अधिकार देने के पक्षधर थे जो पढ़ना लिखना व गिनना जानते थे। मिल ने योग्यता के आधार पर मताधिकार का समर्थन किया
और कहा कि जो ज़्यादा शिक्षित हो उन्हें ज़्यादा मत देने का अधिकार प्राप्त हो, जो कम शिक्षित हो उन्हें कम मत देने का अधिकार प्राप्त हो। और मिल का कहना था कि मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए, ऐसा कहते थे, क्योंकि जो ज़्यादा शिक्षित होंगे वो ज़्यादा मत देंगे, जो कम शिक्षित होंगे वो कम मत, उनकी वोट की वैल्यू कम होगी। तो ये कहते थे कि वोट को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए। मिल ने अल्पसंख्यकों के लिए विधायिका में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन किया। मिल पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किया है। मिल ने लोकतंत्र में लोकमत को महत्व देते हुए कहा, यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी से बचाना है तो जनता के हाथ में सतर्कता का सदाबहार डंडा देना चाहिए, जिससे शक्ति के अंधे एवं कुर्सी के दीवाने राजनीतिज्ञों की जनता खबर ले सके। ऐसा जो है मिल ने कहा है। अभी हम आगे देखेंगे क्लासिकी लोकतंत्र की विशेषताएं। क्लासिकी लोकतंत्र की विशेषताओं में अगर हम देखते हैं तो जो मेन पॉइंट है वो ये, क्लासिकी लोकतंत्र सभी व्यक्तियों को राजनीतिक प्राणी मानता है, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान मानता है, सभी व्यक्तियों को ये समान मानता है और इसको सभी व्यक्तियों को राजनीतिक प्राणी मानता है। क्लासिकी लोकतंत्र सरकार को जनता की सहमति का परिणाम मानता है और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ये बहुमत के शासन में विश्वास रखता है। सरकार जनता की सहमति का परिणाम है, ऐसा ये मानता है। यह निरंकुश और कुलीन तंत्र के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया है। जो हमारा क्लासिकी लोकतंत्र है ये राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के, क्लासिकी लोकतंत्र राजतंत्र और कुलीन तंत्र के विरोध में अस्तित्व में आया है। क्लासिकी लोकतंत्र का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना मानता है। क्लासिकी लोकतंत्र क्या मानता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। क्लासिकी लोकतंत्र सरकार को सीमित मानता है, यानी कि उसको सीमित कार्यों तक ही जो है आवश्यक कार्यों तक ही सीमित रखना चाहता है। यह राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता में विश्वास करता है। क्लासिकी लोकतंत्र में व्यक्ति का अकेले का महत्व होता है, अर्थात व्यक्ति अकेले राजनीति में हिस्सा लेता है। यहाँ निर्दलीय व्यवस्था होती है। क्लासिकी लोकतंत्र में प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार, चुनी हुई सरकार, गुप्त मतदान आदि का समर्थन करता है। क्लासिकी लोकतंत्र का मानना है सरकार जनता की सहमति का परिणाम है, इसलिए सरकार को जनता का सम्मान करना चाहिए। ये क्लासिकी लोकतंत्र कहता है कि सरकार जनता की सहमति का परिणाम है, इसलिए सरकार को जनता का सम्मान करना चाहिए। उनकी सभी आवश्यकताओं की जो बेसिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए। आगे हम देखेंगे हमारा विशिष्ट वर्गीय जो है लोकतंत्र सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? पेरेंटो एवं मोस्का हैं। और इनका नारा क्या है? अगर इनका नारा पूछा जाता है तो संपूर्ण जनता समझदार नहीं होती, ऐसा इनका मानना है। ये इनका नारा ही है कि संपूर्ण जनता समझदार नहीं होती। और इसके प्रतिपादक जो है इटली के दो समाज वैज्ञानिक हैं जो पेरेंटो तथा मोस्का। ये जो है इसके विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र के प्रतिपादक हैं। इसका प्रतिपादन जो है 20वीं शताब्दी में हुआ। क्लासिकी लोकतंत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप ये अस्तित्व में आता है। विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये क्लासिकी लोकतंत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप में अस्तित्व में आया है। इसे लोकतंत्र का समकालीन सिद्धांत कहा जाता है और ये है अनुभववादियों की देन है। इसे लोकतंत्र का समकालीन सिद्धांत कहा जाता है और ये अनुभववादियों की देन है। अनुभववादियों को नारा है, यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता से दूर रखना होगा, क्योंकि ये मानते हैं कि संपूर्ण जनता जो है समझदार नहीं होती है, वो शासन नहीं कर सकती है। कुछ लोग ही, समाज के कुछ लोग ही जो है शासन कर सकते हैं वो शासन को संभालने के लायक होते हैं। इसलिए जनता से दूर, लोकतंत्र को बचाना है तो जनता से दूर रखना चाहिए। ये अनुभववादियों का नारा है।
यह सिद्धांत मार्क्सवाद एवं फांसीवाद का दार्शनिक उत्तर देने के लिए अस्तित्व में आया। जो मार्क्सवाद और फांसीवाद थे, ये राज्य को सर्वशक्तिमान सर्वोपरि मानते थे। इसमें व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व नहीं दिया जाता था, व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया जाता था। तो इसके विरोध में आया है ये जो हमारा विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र सिद्धांत। मार्क्सवाद और फांसीवाद का विरोध करता है, दार्शनिक उत्तर देने के लिए अस्तित्व में आया है। और अनुभववादी क्या मानते हैं कि संपूर्ण जनता समझदार नहीं होती है, वह अपना हित नहीं जानती है, इसीलिए शासन सत्ता विशिष्ट वर्ग के हाथ में सौंपनी चाहिए। अनुभववादियों ने पढ़े लिखे एवं संभ्रांत लोगों को विशिष्ट वर्ग कहा है। जो पढ़े लिखे और संभ्रांत लोग हैं उनको विशिष्ट वर्ग कहा है। अनुभववादियों के अनुसार ये विशिष्ट वर्ग के लोग जनता के कार्यों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अनुभववादियों का मानना है कि लोकतंत्र बहुमत के शासन के रूप में असंभव है। हर शासन अल्पतंत्री होता है, अर्थात कुछ लोग ही शासन करते हैं। विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र का प्रतिपादन पेरेंटो और मोस्का ने किया, जो कि इटली के थे, ये समाज वैज्ञानिक थे। पेरेंटो तथा मोस्का ने कहा कि किसी भी समाज का जो संगठन होता है उसमें कुछ जो है महत्वपूर्ण लोग ही निर्णय लेते हैं, चाहे वह संगठन कैसा भी हो। वहीं जर्मन के जो समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिसल्स हैं, उन्होंने रॉबर्ट मिसल्स ने गुटतंत्र अल्पतंत्र तथा जो है गुटतंत्र और अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन करते हैं। ये जर्मन के जो समाज वैज्ञानिक हैं, सामाजिक वैज्ञानिक रॉबर्ट मिसल्स ने गुटतंत्र या उसको अल्पतंत्र भी बोल सकते हैं, गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन या अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन इन्होंने किया है। और ये कहते हैं कि जो शासन अल्पतंत्री होता है, कोई भी शासन हो वो अल्पतंत्री होता है, यानी कि उसमें कुछ लोग ही भाग लेते हैं। जो शासन में निर्णय निर्धारण किया जाता है उसमें कुछ लोग ही भाग लेते हैं, अदल बदल के वही लोग शासन में आते रहते हैं। संपूर्ण जनता शासन में भाग नहीं लेती है क्योंकि उसमें वो क्षमता नहीं होती है। और इन्होंने जो रॉबर्ट मिसल्स का सिद्धांत है विशिष्ट वर्ग के अदला बदली का सिद्धांत कहा जाता है। जो रॉबर्ट मिसल्स का सिद्धांत है इसे अदला बदली का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो लौहतंत्र के जो अल्पतंत्र और गुटतंत्र के जो लौह नियम का प्रतिपादन किया है, इस सिद्धांत को अदला बदली का सिद्धांत भी कहा जाता है। और रॉबर्ट मिसल्स ने जो विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत है इसे अदला बदली के सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहते हैं, रॉबर्ट मिसल्स को। इनका मानना है कि शासन चाहे कोई भी हो उसमें कुछ ही लोग भाग लेते हैं। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के लिए पेरेंटो ने क्या कहा है, शासक विशिष्ट वर्ग कहा है। इन्होंने कुछ खास शब्द दिए हैं जो विशिष्ट वर्ग के लिए, तो इन्होंने शासक विशिष्ट वर्ग कहा है, मोस्का ने राजनीतिक विशिष्ट वर्ग कहा है, मिसल्स ने शक्ति विशिष्ट वर्ग कहा है। तो ये जो है पेरेंटो, मोस्का और मिसल्स, इन्होंने अलग अलग नामों से इसको जाना है। बहुलवादी लोकतंत्र का सिद्धांत 20वीं शताब्दी में आता है और 20वीं शताब्दी में यह स्वीकार किया जाने लगा कि राजनीति में व्यक्ति का अकेले का महत्व नहीं होता है, बल्कि जो व्यक्ति होते हैं वह किसी समूह या संगठन के माध्यम से भागीदारी लेते हैं राजनीति में। और जो आर्थर बंटले हैं, इन्होंने जो सामाजिक समूह है उस पर इन्होंने अपना रिसर्च किया था और इन्होंने बंटले 1908 में समूह की भूमिका पर बल दिया था। इनकी बुक है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इन्होंने इस बुक में इस समूह की भूमिका पर बल दिया था और समूह का पर इन्होंने अपनी कुछ रिसर्च किए थे।
आगे इसी प्रकार डेविड टूमैन ने अपनी पुस्तक में, जो उनकी पुस्तक है गवर्नमेंटल प्रोसेस, डेविड टूमैन की पुस्तक कौन सी है, गवर्नमेंटल प्रोसेस, में जो गैर राजनीतिक सामाजिक समूह हैं उनकी भूमिका पर बल देते हैं। ये डेविड टूमैन गैर राजनीतिक सामाजिक समूहों की भूमिका पर बल देते हैं। इसी तरह रॉबर्ट डाहल जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक पोलार्की में बहुलवादी लोकतंत्र में विश्वास किया है। इन्होंने बहुलवादी लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है। बहुलवादी ने विशिष्ट वर्गीय एवं क्लासिकी के मध्य तालमेल स्थापित किया है। जो ये हमारा बहुलवादी लोकतंत्र है, ये विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र है और क्लासिकी लोकतंत्र है, इन दोनों के मध्य तालमेल स्थापित किया है। बहुलवादी लोकतंत्र के अनुसार यह सत्य है कि सत्ता में कुछ ही लोग भाग लेते हैं और वही सारे निर्णय लेते हैं, लेकिन अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये निरंकुश नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कुछ ही लोग शासन लेते हैं जिनमें क्षमता होती है, जिनमें कैपेबिलिटी होती है या योग्यता होती है। कुछ ही लोग शासन में भाग लेते हैं, ऐसा ये बहुलवादी मानते हैं। लेकिन साथ में ये कहते हैं कि सरकार जो है जनता की के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता की जो है सहमति से चलती है, जनता की जो इच्छा होती है वहाँ सर्वोपरि होती है, तो उसके प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। सरकार कोई भी निर्णय लेते समय इन समूह एवं संगठनों को महत्व देती है। जो भी ये समूह संगठन होते हैं, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल हो या गवर्नमेंटल हो, जो समाज में और भी राज्य के अलावा छोटे छोटे समूह होते हैं, इनको क्या करती है, इनको महत्व देती है। इनके जो मशविरा होते हैं, इनसे सलाह मशविरा करके ही निर्णय लेती है। बहुलवादी राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न समूहों एवं हितों के आपसी सलाह मशविरे से नीति निर्धारण किया जाता है। आगे देखेंगे हम जो हमारे लोकतंत्र से संबंधित कुछ कथन हैं। सार्टोरी ने क्या कहा है, सार्टोरी ने कहा है कि लोकतंत्र को प्रजातांत्रिक युग का भ्रम कहा है, जबकि मार्क्स कहते हैं लोकतंत्र को, मार्क्स ने क्या कहा है, मार्क्स ने लोकतंत्र को सड़ा हुआ सौ एवं संसद को गप्प मारने की दुकान कहा है। ये सभी फेमस स्टेटमेंट हैं, तो इनको आप देख लीजिए। सार्टोरी कहते हैं, सार्टोरी ने लोकतंत्र को प्रजातांत्रिक युग का भ्रम कहा है, ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिए। मार्क्स ने लोकतंत्र को सड़ा हुआ सौ एवं संसद को गप्प मारने की दुकान कहा है। जो टेलीरेंट महोदय हैं, लोकतंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है। लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है, ऐसा ये मानते हैं। और लुडोविसी कहते हैं कि लोकतंत्र लोगों को मृत्यु की ओर ले जाता है। अरस्तु लोकतंत्र की भीड़तंत्र के रूप में व्यक्त करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि लोकतंत्र भीड़तंत्र है, इसलिए लोकतंत्र को भीड़तंत्र के रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। प्लेटो एवं लेकी के अनुसार, जो प्लेटो और लेकी है, इन्होंने क्या कहा है, लोकतंत्र अनभिज्ञों, अल्पज्ञों एवं मूर्खों की सरकार है। ऐसा इन्होंने बोला है कि लोकतंत्र अनभिज्ञों, अल्पज्ञों एवं मूर्खों की सरकार है। ये प्लेटो एवं लेस्की ने कहा है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, प्रजातंत्र एक ऐसा राज्य नहीं होगा जिसमें जनता भेड़ों के समान कार्य करे, जनता को जागरूक करना होगा, ये गांधी मानते हैं। बेनी प्रसाद लोग कहते हैं कि लोकतंत्र जीवन जीने का एक ढंग है। और टीवी स्मिथ कहते हैं राज्य जीवन शैली है। टीवी स्मिथ ने कहा है राज्य जीवन शैली है। सीले कहते हैं प्रजातंत्र वह होता है जिसमें हर व्यक्ति हिस्सा लेता है, ये सीले का कथन है। तो आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे, कानून, विधि एवं दंड का सिद्धांत। तो आगे की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।